नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपना क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो तीसरा है योग, ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। यानी कि जो आपका न्यू सेशन है 2023 और 24 का, उसके अनुसार जो आपका न्यू सिलेबस है और उसके अनुसार जो आपका चैप्टर है योग, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, वो आता है योग का अर्थ। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो योग है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो, योग संस्कृत, योग जो शब्द है हमारा, देखो योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो योग शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना मिलाना। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो ये आपको ये समझ लेना है कि जो ये योग है, तो योग जो शब्द हमारे संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना या मिलाना। योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना। योग क्या है, एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है, जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, योग के द्वारा जो व्यक्ति है वो जो अपना मन है, उस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है तथा वो स्वयं पर अपना नियंत्रण कर सकता है। तो ये था हमारे योग का अर्थ। अब हम समझते हैं जो योग है इसका महत्व क्या क्या है। ठीक है, योग जो है इसका महत्व क्या क्या है, यानी इंपोर्टेंस ऑफ योग है। ठीक है, योग का क्या क्या इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ योग है, यानी योग का जो क्या क्या महत्व है। ठीक है, तो देखो योग का क्या क्या महत्व है, तो आपको भी देखो एग्जाम में जो योग का महत्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप चैप्टर पूरा आसान समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो योग का महत्व, पहला शारीरिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा मानसिक, चौथा आध्यात्मिक और पांचवा भावनात्मक। पहले समझते हैं शारीरिक में इसका क्या क्या महत्व है। शारीरिक यानी जो शरीर से जुड़ा होता है। ठीक है, शारीरिक स्वस्थता है, तो यदि व्यक्ति योग करेगा तो वो शारीरिक स्वच्छ रहेगा। ठीक है, रोगों से बचाव, व्यक्ति को रोग नहीं होगा। तीसरा शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने हेतु, व्यक्ति का जो शारीरिक सौंदर्य वो बढ़ेगा योग करने से। चौथा शरीर की सही मुद्रा, देखो शरीर की सही मुद्रा हेतु यदि व्यक्ति योग करेगा तो उसके अंदर जो शारीरिक जो भी विकार होगा, जो भी उसकी जो मान लो कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ठीक है, उसकी शारीरिक मुद्रा सही नहीं है, तो यदि वो योग करता है तो उसकी शारीरिक जो मुद्रा है वो भी सही हो जाएगी। ठीक है, मांसपेशियों को विकसित करने के लिए, ठीक है, योग करेगा व्यक्ति तो उसका जो मांसपेशी है वो विकसित रहेगी। ठीक है, हृदय व फेफड़ों की कार्यक्षमता में, देखो हृदय व फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक, योग से जो है हम हृदय व फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बढ़ा सकते हैं। और लचक विकसित करने में सहायक, यदि व्यक्ति योग करेगा तो वो उसके अंदर लचक भी वो वृद्धि होगी, यानी कि व्यक्ति के अंदर लचक जो है वो विकसित हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा था शारीरिक। अब समझते हैं सामाजिक क्या क्या योग के महत्व है। ठीक है, तो पहला सामाजिक गुणों को विकसित करने में सहायक, यदि व्यक्ति योग करेगा तो सामाजिक जो गुण है वो विकसित होंगे। दूसरा सामाजिक रिश्ते विकसित करने में सहायक, यदि व्यक्ति योग करेगा तो उसके सामाजिक रिश्ते विकसित होंगे। और तीसरा हमारा मानसिक। ठीक है, योग में जो मानसिक, इसका क्या क्या महत्व है, पहला तनाव से मुक्ति, व्यक्ति यदि योग करेगा तो उसको तनाव से मुक्ति मिलेगी। दूसरा तनाव रहित जीवन, व्यक्ति का जीवन जो है वो तनाव रहित रहेगा। और दूसरा एकाग्रता बढ़ाने में सहायक, व्यक्ति यदि योग करेगा तो उसका जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी। और जो हमारा अगला है याददाश्त बढ़ाने में सहायक। ठीक है, और हमारा जो अगला है वो सहन शक्ति बढ़ाने में सहायक। ठीक है, तो ये हमारा मानसिक हो गया। अब हम समझते हैं आध्यात्मिक, इसमें क्या है योग का। ठीक है, तो योग में देखो इसमें पहला है आध्यात्मिक गुणों का विकास, यदि व्यक्ति योग करेगा तो उसके आध्यात्मिक गुणों का विकास होगा। दूसरा हमारा ध्यान बढ़ाने में सहायक, व्यक्ति का ध्यान बढ़ेगा। तीसरा नैतिक गुणों को विकसित करने में सहायक। ठीक है, अब अगला आता है हमारा भावनात्मक, इसमें क्या है, देखो पहला भावनात्मक स्थिरता रहेगी, दूसरा हमारा है भावनात्मक परिपक्वता, और जो हमारा तीसरा है वो है विभिन्न भावनात्मक परिस्थितियों से निपटना सीखते हैं। ठीक है, यदि व्यक्ति योग करेगा तो विभिन्न भावनात्मक परिस्थितियों से निपटना सीख जाएगा। ठीक है, और चौथा जो हमारा सकारात्मक मानसिकता, तो ये हमारा भावनात्मक में आ गया। तो ये था हमारा योग का महत्व। देखो मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया योग का महत्व क्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि योग का महत्व क्या था, आपको ऐसे योग लिखना है, फिर ऐसे सारणी बनानी है और उसके बाद में ऐसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा योग का महत्व। अब हम समझते हैं अष्टांग योग का परिचय। देखो मैं आपको जो आपका जो पूरा चैप्टर है, बिल्कुल मैं आपको पूरा चैप्टर आसान भाषा में समझा दूंगा, बस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें ताकि चैप्टर जो बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है,
अब हम समझते हैं ये अष्टांग योग का परिचय। ठीक है, अष्टांग योग का आखिर परिचय क्या होता है। आपसे मान लो एग्जाम में 2 मार्क्स में, आपसे मान लो एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि ये अष्टांग योग क्या है। तो आपको क्या लिखना है समझते हैं। देखो, योग का मुख्य उद्देश्य अपने पर नियंत्रण पाना है। योग का जो मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पाए। यह संभव भी होता है यदि व्यक्ति अष्टांग योग के द्वारा 8 तत्वों का पालन करे, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा सुझावित है। ये किसने सुझाया, तो महर्षि पतंजलि ने सुझाया है अष्टांग योग को। ठीक है, अष्टांग तत्वों को। ठीक है, तो देखो योग का आपने समझ लिया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति स्वयं पर अपना नियंत्रण पाना, इसका मुख्य उद्देश्य अपने मन पर नियंत्रण पाना। और ये संभव भी हो सकता है यदि व्यक्ति इस अष्टांग योग को पालन करे। और ये अष्टांग योग तत्व है, इसको किसने सुझाया, तो महर्षि पतंजलि द्वारा ये सुझावित है। अब देखो अष्टांग योग तत्व या अंग क्या है, इसको पढ़ते हैं समझते पहले। आप इसको आप इनको याद रख लेना क्या क्या इसके 8 नाम आपको याद करना। देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, आपको पूरा चैप्टर आसान आसान समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ये एक ही करके ये सब चीज है क्या, इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है वो सब। ठीक है, पहला है हमारा यम। यम क्या है इसको समझते हैं। देखो, अष्टांग योग का सर्वप्रथम अंग है यम। अष्टांग जो योग का जो सर्वप्रथम जो पहला अंग है हमारा वो क्या है, यम। तो यम शब्द का अर्थ है इंद्रियों एवं मन को विषादी अशुभ भावों से हटाकर आत्म केंद्रित किया जाए। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रहता, ये 5 यम है। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान देखते हुए चलना है वीडियो को, बिल्कुल आपको चैप्टर आसान आसान समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं नियम। नियम क्या है, देखो, योगांगों से दूसरा आधारभूत अंग है नियम। ठीक है, दूसरा आधारभूत ये है नियम। ठीक है, योगांगों से दूसरा जो आधारभूत अंग है हमारा वो क्या है, नियम। इसका अर्थ है कि योग को सोच संतोष, तय, स्वाध्याय तथा ईश्वर परिधान, ठीक है, परिधान करना ही होगा। ठीक है, परिधान करना ही होगा। ठीक है, जो हमारा नियम है इसमें क्या है कि इसका अर्थ है कि योग को सोच, तय, स्वाध्याय तथा ईश्वर की परिधान करना ही होगा। ठीक है, ये हो गया नियम। अगला आता है हमारा आसन। किसी भी मुद्रा में स्थिरता व सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहता है। अब देखो, आसन किससे आपसे ये पूछा सकता है कि आसन क्या है, तो आपको बताना है कि किसी भी मुद्रा में स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। ठीक है, जिसे करने से योगी का मन स्थिर रहता है। उस व्यक्ति जो योग करता है व्यक्ति उसका मन स्थिर रहता है। इसे करने से प्रत्येक अंग प्रत्यंग को क्रियाशीलता मिलती है, वे सक्रिय, स्वस्थ व लचीले बन जाते हैं। अगला हमारा आता है प्राणायाम। आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास लेने व श्वास छोड़ने की स्वाभाविक गति का विचरण होना प्राणायाम कहलाता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राणायाम क्या है, तो आपको बताना है कि आसन के स्थिर होने पर श्वास लेने व श्वास छोड़ने की स्वाभाविक गति का विचरण होना प्राणायाम कहलाता है। देखो, देखो, आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास लेने व श्वास छोड़ने की स्वाभाविक गति का विचरण होना परिणाम कहलाता है। इस क्रिया को करने से तन व मन की शुद्धि होती है। अब समझते हैं हम प्रत्याहार। प्रत्याहार आखिर है क्या, तो प्रत्याहार द्वारा साधक का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूस, देखो उसका जो रूप होता है, जो योग करता है व्यक्ति, रूप, रूस, रंग आदि अस्तित्व व्यक्ति को आत्म कल्याण के रास्ते से दूर हटाती है अथवा मन को विचलित करती है। प्रत्याहार सिद्ध होने पर योगी अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर लेता है। यदि व्यक्ति का प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा तो व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों पर जो विजय है वो हासिल कर लेता है। परम सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति वो परम सुख का अनुभव करता है। ठीक है, परम सुख का व्यक्ति जो है अनुभव करता है। अब समझते हैं धारणा क्या है। तो प्रत्याहार द्वारा जब इंद्रियां एवं मन एक प्रकार से स्थूल विषय से हटाकर सूक्ष्म लय, आत्मा, परमात्मा आदि पर ध्यान केंद्रित को धारणा कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा ध्यान क्या है। तो ध्यान के समय एकमात्र विषय लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित। ध्यान का मतलब होता है कि आपका एक ही ध्यान होना चाहिए, कि लक्ष्य की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे ध्यान के समय सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य विषय का स्मरण नहीं करना, अपितु उसी अंतर्यामी ब्रह्म के आनंद ज्योतिर्मय एवं शांतिमय स्वरूप में मग्न हो जाना ध्यान कहता है। यानी कि ध्यान का मतलब एक ही, आप एक चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान लगा रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान लगाना होता है। ठीक है, इसको हम ध्यान कहते हैं। अब समझते हैं समाधि। समाधि क्या है, देखो ध्यान व समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से
जिस तत्व का ध्यान करता है, जो ध्यान करने वाला है, जिस मन से जिस तत्व का ध्यान करता है, वो तीनों ध्याता, ध्येय और ध्यान विद्यमान रहते हैं, ठीक है। परंतु समाधि में केवल परमेश्वर के आनंद में, शांति में, ज्योतिर्मय स्वरूप का एवं दिव्य ज्ञान आलोक के आत्म निमग्न हो जाते हैं, वहां तीनों भेदभाव नहीं रहता, ठीक है। इसमें जो केवल जो परमेश्वर है उनका ध्यान किया जाता है। परमेश्वर जो उनके आनंदमय, शांतिमय, ज्योतिर्मय स्वरूप एवं दिव्य ज्ञान आलोक में आत्मनिगमन हो जाते हैं, वहां तीनों भेद नहीं रहता, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन की अनुभूति प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम समझते हैं यौगिक क्रिया यानी षष्ठ कर्म का परिचय। आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते चलना, मैं आपको बिल्कुल हर एक टॉपिक बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल आपको बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल आपको एकदम गहराई से बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल चैप्टर आसान वजह समझ में आ जाए। तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है। इसलिए यौगिक क्रिया यानी शुद्धिकरण, शुद्धि क्रिया, ठीक है। ये क्या है? तो देखो, जिसमें 6 क्रियाओं के जरिए मनुष्य के सारे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। आपने ये टॉपिक पढ़ा, यौगिक क्रिया यानी षष्ठ कर्म का परिचय, ठीक है। इसका हम पढ़े हुए यौगिक क्रिया यानी षष्ठ कर्म का परिचय। तो इसमें क्या आता है हमारा? यौगिक क्रिया यानी शुद्धि क्रिया, ठीक है। जिसमें 6 क्रियाओं के जरिए मनुष्य के सारे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से मानव के स्वास्थ्य में सुधार आता है। इसके माध्यम से जो मानव का स्वास्थ्य में सुधार आता है, आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होता है। इन क्रियाओं का संचालन किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए। ये जो क्रिया है, इनका संचालन जो है किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए। अब समझते हैं षष्ठ कर्म के लाभ व महत्व। इसके लाभ या महत्व क्या क्या वो समझते हैं। देखो, पहला लाभ इसका है, षष्ठ कर्म करने से मनुष्य के शरीर की शुद्धि होती है, ठीक है। वह मुख्य अंगों को सक्रिय बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला लाभ होगा। दूसरा लाभ हमारा है शरीर के शुद्धिकरण में लाभकारी होता है, ठीक है। ये हमारा शरीर के शुद्धिकरण में लाभकारी होता है। ये जो हमारा दूसरा लाभ है, शरीर के शुद्धिकरण में लाभकारी होता है, ठीक है। जो षष्ठ कर्म है, ये हमारा जो है, जो ये हमारा षष्ठ कर्म है, शरीर के शुद्धिकरण में लाभकारी होता है। अगला जो हमारा लाभ है, मनुष्य के मस्तिष्क के शुद्धिकरण में सहायक होता है। अगला जो हमारा लाभ है, विभिन्न अंगों के विक्षणहर्ता में मदद करता है। अगला जो हमारा लाभ है, विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता में वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। अगला जो हमारा लाभ है, रक्त संचालन बेहतर होता है। अगला जो हमारा लाभ क्या है? रक्त संचालन बेहतर होता है, ठीक है। अब देखो, हठ योग के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं, जिन्हें हम षष्ठ कर्म भी कहते हैं, ठीक है। जो षष्ठ कर्म है उसको हम षष्ठ कर्म का मतलब होता है 6 भागों में, ठीक है। 6 भागों में, ठीक है। तो देखो, जो हठ योग के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया को 6 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, जो कि निम्न प्रकार से, जिसे हम षष्ठ कर्म भी कहते हैं, ठीक है। देखो, यौगिक क्रिया 6 प्रकार से, पहला हमारा नैतिक क्रिया, दूसरा धोती क्रिया, तीसरा बस्ती क्रिया, चौथा नौली क्रिया, चौथा त्राटक क्रिया, और जो हमारा छठा है हमारा, देखो पहला हमारा क्या है? नैतिक क्रिया, दूसरा है हमारा नैतिक क्रिया, धोती क्रिया, ठीक है, और तीसरा जो हमारा क्या है? बस्ती क्रिया, और चौथा जो हमारा नौली क्रिया, और पांचवा जो हमारा त्राटक क्रिया, और छठा जो हमारा है वो कपाल भाती क्रिया, ठीक है। तो ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला हमारा नैतिक क्रिया, देखो ये क्या है? नासिका मार्ग को साफ करने, शुद्ध करने की एक क्रिया, ठीक है। नैतिक क्रिया वैसी क्रिया जिसमें हम नासिका मार्ग को नासिका जो मार्ग है उसको साफ व शुद्ध करने की क्रिया है। अगला आता है हमारा धोती क्रिया, तो आहार नली की सफाई होती है इस क्रिया में। अगला आता है हमारा नौली क्रिया, अमाशय के अंगों की मालिश व सशक्तिकरण होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है बस्ती, आंत को धोने व सुदृढ़ बनाने की तकनीक, ठीक है। हमारा जो बस्ती है इसमें क्या होता है? आंत को धोने व सुदृढ़ बनाने की तकनीक, ये हमारा इसमें बस्ती के अंदर आता है, ठीक है। अगला जो हमारा कपाल भाती, मस्तिष्क के अग्र भाग के शुद्धिकरण के लिए स्वास्थ्य तकनीक, ठीक है। अगला हमारा आता है त्रिटाक, ठीक है। ये क्या है? गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया एकाग्रता की शक्ति के लिए, ठीक है। ये हमारा एकाग्रता की शक्ति के लिए होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 3। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।